अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग। नाजरीन मोहतरम, एक बहुत बड़ी ख़बर यानी इस एतबार से है कि हमारा यहाँ कौंसलेट ऑफ़िस है और उसके बारे में जो है वो बहुत सी शिकायत, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा वाक़या भी हुआ कि जिसमें किसी शख्स ने इसको नज़र आतिश करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके ऊपर तो हम एक अलहदा से प्रोग्राम करेंगे और उस शख्स के बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है और वो शख्स क्या करना चाहता था और उस शख्स की जो हिस्ट्री है वो क्या है। लेकिन उसके अलावा एक और मसला है कि यहाँ पर एक कोई साबका अहलकार के हवाले से एक इंटरव्यू का तज़किरा जो है वो शहर में किया जा रहा है और उसमें ये बातें काफ़ी उन्होंने सवालात उठाए हैं कि जिन सवालात के जवाबात जो है वो तशफ़ी बख्श होने चाहिए। तो मैं मशकूर हूँ सबसे पहले तो कौंसलेट ऑफ़िस के जो अमले का कि उन्होंने मुझे ख़ुद जो है इसके लिए यहाँ पर दावत दी कि आप आएँ और हमारा मौक़िफ़ जो है रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये कोई इस तरह की मुकाबलेबाजी का रुझान यहाँ पर हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो असल तस्वीर है वो लोगों को दिखाई जा सके। तो आज इसके लिए जो है मैं कौंसलेट ऑफ़िस में मौजूद हूँ। तो अब हम जो है वो कौंसलेट ऑफ़िस के अमले के साथ जो है इस ज़िम्मन में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सहर मोइन है और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करने चाहती हूँ जो कि हमारी एक्स एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं। वो पहले भी हमारे लिए डियर थी और अभी भी हमारे लिए वो बिल्कुल उसी तरह से है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लियर करना यहाँ पे ज़रूरी है। उनके रिमूवल और सर्विस के पीछे देर आर सर्टेन रीजंस, कुछ ख़ास वजूहात हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इट्स मोर फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो कि ज़रूरी है आप लोगों को जानना। उसमें उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, जिसमें हमें एप्लीकेंट से उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी, उनके रूड बिहेवियर की आती थी कि उनका बहुत रूड बिहेवियर होता था एप्लीकेंट्स के साथ। हमें काफ़ी दफ़ा उनकी आई हैं कंप्लेंट्स। उसके अलावा उनकी एक लीव का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। बहुत ज़्यादा वो छुट्टियां करती थी विदाउट एनी वैलिड रीज़न्स, जिसको वो जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिश करती थी। जिसमें से उनके अपनी छुट्टियों के दौरान ही मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी छुट्टियों को इस तरह से करना चाहा कि मेडिकल लीव के दौरान उन्होंने हमें एक अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको उन्होंने हमें दिया और जब हमने उसको देखा तो वो फेक निकला था मेडिकल सर्टिफिकेट। किस एतबार से आप कहती हैं? एक तो शी वॉज हेयर इन बार्सिलोना और वो जो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट जब प्रोवाइड किया गया और जब हमने उसको देखा तो वो स्पेन का था भी नहीं, वो यूके का था। उन्होंने जहाँ से भी लिया आई डोंट नो, वहीं के हॉस्पिटल का था। उनका जो कोई नंबर होता है वो नंबर भी फेक था, वहाँ कुछ भी उसमें ओरिजिनल नहीं था, वो यहाँ का था ही नहीं। क्या आप इसे हमें दिखा सकते हैं? Yes, we do have a copy of that fake certificate. Here you can see it's from issued from London और ये उनका GMC नंबर है। हमने इसको भी चेक किया था, which is totally fake. उसके अलावा ये उनकी एक प्रोविजन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट था। उसके अलावा उन्होंने शी अप्लाइड फॉर द लीव टू गो टू द जर्मनी, वो जर्मनी जाना चाहती थी, उन्होंने उसके लिए लीव ली। उनकी छुट्टियों के दौरान ही हमें ये चीज़ पता चली कि शी डिड नॉट ट्रैवल टू द जर्मनी, वो वहाँ नहीं गई थी, वो शी वॉज हेयर इन द बार्सिलोना। और जब हमने बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उनसे इस चीज़ का पूछ सकते हैं, और जब मैंने उनसे मांगा कि आप हमें अपना बोर्डिंग पास प्रोवाइड करें तो उन्होंने हमें अगेन टोटली एक फेक बोर्डिंग पास प्रोवाइड किया। उसको भी आप देख सकते हैं, ये ना तो उनका बोर्डिंग पास है क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं करके गई थी जर्मनी, वो यहीं पर थी। इसकी हमने सारी तहकीकात कर चुके हैं, इसमें कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है। सो जैसे मैंने आपको कहा कि आई टेल यू मोर फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये उनकी कुछ ऐसी आप कहें कि गलतियाँ थी। सो द कौंसल जनरल फॉरगिव हर इन डिसिप्लिन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक गलती हुई वो हम उनको माफ़ करते गए कौंसल जनरल। उसके अलावा उन्होंने जितनी आज तक छुट्टियां ली, एक ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में कुछ लीव्स होती हैं कि आप इतने स्पेसिफिक पीरियड में इतनी छुट्टियां आप अवेल कर सकते हैं। जब ये ले रही थी उस टाइम इनकी नहीं थी, हम उनको एक फेवर दे रहे थे, हम उनकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर रहे थे कौंसल जनरल, और उनको हमने लीव दी। उसके अलावा ये फिर सिलसिला शुरू ही होता गया और उसके बाद फिर उन्होंने हमें फेक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, फेक बोर्डिंग पास प्रोवाइड किया। लेटर ऑन बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगी, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एन इंस्टीट्यूशन। तो वी हैड द कौंसल जनरल हैड टू टेक दिस स्टेप कि हमें कौंसल जनरल को ये स्टेप लेना ही पड़ा उनकी इतनी गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए।
जो भी उनके इश्यूज थे। उसके बाद द वर्स्ट सीन जो सबसे आप कहें कि आखिरी थी कि विदाउट अप्रूवल बाय द कॉन्सिडरर शी ट्रेवल्ड टू पाकिस्तान। वो बताए बगैर पाकिस्तान चली गई वहाँ पे, और अभी लीव अप्रूव नहीं हुई थी उनकी कोई उनको, और वो वहाँ पे चली गई थी। आप देख सकते हैं उनका लाहौर एयरपोर्ट पे ये हैं जहाँ पे इनका ये हमने पिक्चर है और इनका सारा रिकॉर्ड है कि किस किस तरह से इन्होंने ट्रैवल किया। शी वॉक बाय हर सेल्फ एंड शी सीम्स टोटली फाइन, जो कि वो हमें कह रही थी ऐसा कुछ नहीं था, ये खुद ही से चल कर गई हैं, खुद इन्होंने ट्रैवल किया है विदाउट अप्रूवल बाय द हेड ऑफ मिशन। ये चीज़ें थी। ये वो केस था कि जब किसी इंस्टीट्यूशन के लिए एक दफ़ा माफ़ करना, दूसरी दफ़ा माफ़ करना, तीसरी दफ़ा माफ़ करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हमें कौंसल जनरल को ये स्टेप लेना पड़ा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सर कोई इनके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के भी फेक होने का कोई है? कुछ चीज़ें हैं जिनको हम उनको अभी देख रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम उस टाइम नहीं अंदाज़ा था कि ये चीज़ें इस हद तक जा सकती हैं। जैसे कि जब हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की तो उससे पहले हम उनको अकोमोडेट करते रहे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे आना शुरू हुई तो अब डेफिनेटली हम भी इन चीज़ों को फिर देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें फेक हो सकती हैं या क्या क्या उनकी रॉन्ग एलिगेशंस हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अकाउंट्स का चूँकि शुबा आपके पास, तो उस हवाले से उन्होंने बहुत उंगलियां उठाई हैं, तो क्या आप समझती हैं कि उनके जो एतराज़ात हैं, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताइए कि उसमें क्या कोई ऐसा मसला है कि जैसे वो बता रही है कि बहुत ही टॉप लेवल की करप्शन हो रही है? ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं, जिस किस्म का उन्होंने कहा है मैं सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो उन्होंने बीच में कोई अकाउंट्स की, कॉन्ट्रैक्ट्स की और इन चीज़ों की बात की है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जब हमने उनको अपॉइंट किया था यहाँ पे, उन्होंने प्रॉपर एक जो जिसको आप कहें कि प्री रिक्विजिट होता है, हम इस तरह से करते हैं कि पहले इंटर्नशिप होती है, उसके बाद हम जिस तरह से हमारे पास सीट की अवेलेबिलिटी होती है तो हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ उनके साथ भी हुई कि उन्होंने पहले यहाँ पे मेरा ख्याल से 1 साल से ज़्यादा ही गालिबन उन्होंने यहाँ पे इंटर्नशिप की है, और उनको जब तक वो करती रही हैं उनको एक सब्सिस्टेंस अलाउंस बिल्कुल दिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वो बिल्कुल गलत कह रही हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे पास सीट की अवेलेबिलिटी हुई, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि ना सिर्फ उनको बल्कि हमने अपने बाकी एम्प्लॉयज़ को भी दिया। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिस किस्म की वो कहना चाह रही हैं कि ये वो इस किस्म की कोई अकाउंट्स की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फेयरली गिवन टू एवरीबडी। इस वक्त हमारे साथ इशफाक साहब हैं कि जो इंचार्ज हैं ADMRP, जो ये पासपोर्ट से मुतल्लिक शोबा है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि हजूर ये बताइए कि यहाँ पर जो वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि कुछ पासपोर्ट के हवाले से भी यहाँ पर कुछ 2 नंबरियाँ हो रही हैं, क्या कोई ऐसा है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर मशीन रीडेबल पासपोर्ट हूँ, और मुझसे पहले जो यहाँ पे तैनात थे वो एक टेक्निकल ऑफिसर थे, शहजाद साहब। तो उनका जो है ना ये फील्ड से कोई तल्लक नहीं था। मैं पिछले 11 साल से सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस में ही मैंने काम किया है, और पासपोर्ट को जितना मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ, क्योंकि वो एक टेक्निकल साइड के थे तो उन्हें पासपोर्ट रूल्स रेगुलेशंस का इतना नहीं पता था, तो उनसे कुछ पासपोर्ट उन्होंने ओवर रूल कर दिए। तो ओवरऑल पासपोर्ट का ये मतलब होता है जी कि भी जैसे एक बंदे की पाकिस्तानियत पे शक हो, तो उसके बाद जैसे वो चले गए, बल्कि उन्होंने बदकिस्मत से डिपार्टमेंट छोड़ दिया। तो मुझसे पहले यूसुफ साहब एज ए इंचार्ज काम करते रहे यहाँ पे, और उनके बाद मैं आया। तो हम तमाम लोगों की कोशिश से और काबिज से वो जो ओवरऑल पासपोर्ट थे तो उनको हमने वैलिडेट करवाया और पासपोर्ट्स मंगवाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला ही पासपोर्ट है। पासपोर्ट के ज़रिए ही किसी को लीगलाइज़ किया जा सकता है, तो उन लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक भी कुछ पासपोर्ट्स ऐसे हैं जो उसमें फंसे हुए हैं ओवरऑल में, उनके लिए भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। यूसुफ साहब, मेरा सवाल ये है कि चूँकि यहाँ रिसेप्शन के ऊपर आए रोज़ वाक़यात होते रहते हैं और बदतमीज़ी का जो है वो उनसे बाज़ दफ़ा जो है हमारे लोग यहाँ पे पिटिशनर आते हैं उनकी तरफ से भी होता है, लेकिन बसा औकात ये भी शिकायत होती है कि अमले की तरफ से भी कोई ऐसा मामला है।
और आपने देखा कि पिछले दिनों एक बड़ा संगीन नौयत का वाक़या भी हुआ और फिर बसा औकात यहाँ पर पुलिस बुलाने का भी इल्ज़ाम है, तो इसके बारे में ज़रा आप मुझे क्या बताएंगे सर? मैं बहुत हैरान हूँ जी इस बात पे कि यहाँ पे लोगों को ये बताया जाता है कि नीचे बदतमीज़ी हो और ऊपर जा तीसरे फ्लोर पे आप चले जाएं, हालांकि ऐसा नहीं है। इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें हमेशा सीजी साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप हर एक जो भी इंसान आए यहाँ पे एप्लीकेंट आए उसके साथ आप अच्छे अखलाक से पेश आएँ और उसकी मदद करें। और एज ए इंचार्ज काउंसिल सेक्शन मेरी अपनी ज़ाती भी इसी पे फोकस होता है, कोशिश होती है कि लोगों की मदद की जाए और अच्छी तरीके से उनके अखलाक से उनसे पेश किया जाए। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि क्यों मतलब इस तरह की बातें की जाती हैं। ये काउंसलेट तो हमेशा इंसानी हमदर्दी और इंसान दोस्ती पे बेस करता है और सीजी साहब की इंस्ट्रक्शंस हमेशा रही हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से बात करें, अच्छी तरीके से लोग अच्छे अखलाक से पेश आएँ और इसी तरह हम करते हैं। शाकिर साहब, चूँकि आप भी यहाँ पे काम करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है? ये मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप जो है यहाँ पे मुलाजिम हैं तो आप तरफदारी करें अपने अमले की, अगर कोई हकीकी सूरत हाल है तो उसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कौंसल सेक्शन में काम कर रहा हूँ और सिता है जिसके पास टोकन जी तो हम उनको नंबर वाइज बुला के उनके काम कर रहे होते हैं। जिनके पास सीता नहीं होता वो बदतमीज़ी भी करते हैं हमारे साथ, तो उन्हें हम समझाते हैं कि सीता लेके आ जाए या फिर सीजी साहब जिसका अप्रूवल दें। और सीजी साहब की इंस्ट्रक्शन है कि किसी के साथ ना बदतमीज़ी करनी है, ना शोर शराबा करना अदब अदाब से। अल्लाह के हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हम खामोशी से उनके काम कर लेते हैं और कोई शिकायत का मौका नहीं ऊपर आने देते कि भी कोई सीजी साहब के साथ पास जाए और हमारी कंप्लेंट करें। तो इसके बावजूद भी जो बदतमीज़ी भी करें तो उन्हें तरीके से समझा के उनके काम भी हम कर लेते हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। मतलब इस वक्त हमारे साथ बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, बल्कि अगर मैं इस एतबार से उनको कौंसलेट का बाबा आदम करार दूं तो जो है कोई ज़्यादती नहीं होगी। जनाब चौधरी साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपने तो सारे कौंसलेट्स के दौर यहाँ पर देखे, अयाज शाह साहब का भी देखा, उसके बाद राजा मसूद खान साहब की भी देखा, उसके बाद मुराद अशरफ जंजुआ साहब का, चौधरी इमरान अली साहब का। आप मुझे बताएं कि ये जो यहाँ पर शिकायत का सिलसिला है ये किसी दौर में भी बंद नहीं होता? हालांकि जब दरवाजे बंद थे तब भी शिकायत थी और जब दरवाजे खुल चुके हैं तब भी शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2011 में आया था और उस वक्त से मैं इसी कौंसलेट के स्टाफ का एक मेंबर हूँ और 3 अदवार देख चुका हूँ। और 3 अदवार में जो हेड ऑफ मिशन होते हैं और जो स्टाफ होता है वो जो भी पॉलिसीज़ होती हैं या कवानीन होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी पॉलिसीज़ को बना के उसके मुताबिक बेहतर तरीके से पब्लिक की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। राजा साहब का दौर, उनका अपना एक मिजाज था, उनकी अपनी एक टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया। लेकिन आपने देखा कि आखिरी औकात में उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। कम्युनिटी को राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है, हर शख्स को कोई बंदा राज़ी नहीं कर सकता। कोशिश होती है अमले की भी और ऑफिसर्स की भी कि बेहतर तरीके से सर्व किया जाए कवानीन के अंदर रहते हुए। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, लोग आउट ऑफ कवानीन कुछ फेवर चाहते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की फिर वो जो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट भी किए जाते हैं और फेस भी करने पड़ते हैं, स्टाफ को भी फेस करने पड़ते हैं, आवाम को भी फेस करने पड़ते हैं। फिर उसका जो रिज़ल्ट निकलता है, लेकिन आखिरी यही होता है कि मिल बैठ के उन मसाइल को सुलझाया जाता है, रास्ता निकाला जाता है कि इन पे किस तरह काबू पाया जाए। अच्छा, मदिया ने चूँकि बहुत गुस्से का इजहार किया है कौंसलेट ऑफिस के ऊपर,
तो क्या आप समझते हैं कि उसने भी कोई आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो फेवर लेने की कोशिश की है? देखिए, जहाँ तक मदीहा का ताल्लुक़ है, मैंने ज़ाती तौर पे कोशिश की कि जब शुरू में थोड़े से ये मसले हुए हैं, उसकी टर्मिनेशन का था, मैंने ज़ाती तौर पे उससे रिक्वेस्ट की कि चलें कौंसल जनरल साहब के साथ बैठ के मसाइल को हल किया जा सकता है। जहाँ तक मदीहा का ताल्लुक़ है, उसको कोशिश की मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कौंसल जनरल के साथ या कौंसलेट में नहीं आई। अच्छा हजूर, उसने जो आप चूँकि सीनियर मेंबर हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उसने जो बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात और ख़ास तौर पे उसने करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किसी दर्जे में कोई हकीकत है? देखिए, जहाँ तक मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं मेंबर हूँ इस कौंसलेट का, यहाँ किसी का भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आउट ऑफ द वे जाके हम को करप्शन की तरफ या खुदा न खास्ता किसी चीज़ को छुपाने की खातर, या जिस तरह एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि राशन वाला था, राशन का जो कोरोना वायरस में आपने देखा कि कितने पाकिस्तानी जो हैं ऑलमोस्ट अगर 100% नहीं तो 90-95% जो थे, जब दफातर बंद हो गए, सारी शॉप्स बंद हो गई, जो उनके कारोबार बंद हो गए, तो लोगों के पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। मुखैर हजरात ने आगे आके उन्होंने राशन भी प्रोवाइड किया, खिदमात भी प्रोवाइड की, लेकिन वो इस कदर नहीं था कि हम उसको पूरा कर सकते। यहाँ कोई आदमी किसी डिमांड के साथ आया है, राशन के लिए आया है या किसी और चीज़ के लिए, यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। तकरीबन 1 साल का अरसे में राशन भी सप्लाई किया गया है मुकम्मल तौर पे। इतनी क्वांटिटी में हमें डोनेशंस नहीं मिले, तो हमने कौंसलेट ने उसको परचेज़ किया, राशन परचेज़ करके डिज़र्विंग जो मुस्तहिक थे, जो ना भी मुस्तहिक थे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी काम नहीं है किसी के पास, फैमिलीज़ हैं, कुछ ऐसे स्वेद पोश भी थे जो आगे आके नहीं करना चाहे, सामने नहीं आए, उनको भी उनके घरों में पहुंचाया गया, और कुछ दूर थे उनको कंट्रीब्यूशन जो था उनको पैसे भिजवाए गए, जिस सोर्स से भी भिजवाए गए, उनके घरों तक पहुंचाए गए हैं। मेडिसिन थी, बीमार थे लोग, यानी जहां तक भी कौंसल जनरल साहब ने और अमले ने जहां जहां मुमकिन था बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश की और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की, हेल्प करने की कोशिश की। तो अब इल्ज़ामात लगाना तो हर शख्स लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाने में कोई नहीं, उसको साबित करना। अगर मदीहा साहिबा ने कोई इल्ज़ामात लगाए हैं तो अगर वो साबित कर सकती हैं, उनके पास कोई वैलिड प्रूफ हैं, तो आप भी मांग सकते हैं, दूसरे भी मांग सकते हैं। जिस तरह वो कहती हैं जी कि मेरे पास वैलिड प्रूफ है और मैंने दे दिए हैं, जहाँ दे दिए हैं। अगर केस अभी जिस तरह मेरे नॉलेज में है कि केस जो है वो कोर्ट में है या कोर्ट में चला जाएगा, अगर ये सिचुएशन होती है तो वहाँ हर चीज़ तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, इल्ज़ाम लगाना कोई आसान काम तो नहीं है। हमारे साथ मोहसिन साहब हैं जो 2015 से कौंसलेट ऑफिस में काम कर रहे हैं। मोहसिन साहब, मदीहा साहिबा जो है उनको 2 बंदों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, एक इमरान अली चौधरी साहब और दूसरा आप हैं। सर, क्या ऐसा कर दिया आपने उनके साथ कि वो आपका नाम जो है वो तस्बीह की तरह पढ़ रही थी रात दिन? सर मुझे तो अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे तो खुद सुन के हैरानगी हुई है कि मदीहा साहिबा 2018 में इधर आई थी जब कौंसल जनरल साहब आए हैं। उस टाइम उन्होंने हेल्प डेस्क पे काम शुरू किया था मेरे साथ ना, और जिस दिन से वो आई थी उसी दिन से उनकी वेजेस वगैरह स्टार्ट होगी। जो शेयर हमें मिलता रहा है, इसमें कौंसलेट का कोई अमल दखल नहीं है। ये आपको भी पता है कम्युनिटी को कि हमने हेल्प डेस्क के लिए जो लोग रखे थे फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें उनको जो शेयर मिलता रहा वो सारा कुछ 2 साल तक उनको मिलता रहा। उसके बाद मैं 2015 से काम कर रहा था। मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने कोई नहीं दिया। लेकिन कौंसल जनरल साहब आए, उन्होंने जब मेरिट बेस पे देखा, मेरे भी 3 साल राइगो के पूरे हो गए थे, उन्होंने मेरी जो है ना 3 साल देख के मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पैसे दिए आपने? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। मुझे मेरिट की बेस पे 3 साल, क्योंकि मुझे काम करते हो गए थे, उसके बाद मुझे किसी किस्म का कोई पैसा नहीं दिया, बगैर पैसे के मेरी हेल्प कीजिए। आपको पता है कि अगर बाहर से लोग कॉन्ट्रैक्ट लें तो इतने पैसे लोग लेते हैं। मुझे किसी किस्म का कोई नहीं कहा गया कि टैक्स वगैरह भी खुद देते हैं? टैक्स वगैरह भी कौंसलेट की तरफ से जाता है, मैं किसी किस्म का नहीं। मुझे सिर्फ
कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता और वो मेरिट की बेस में मिला। उसके बाद मदीहा को भी साथ ही तकरीबन मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मिला और उससे भी कोई पैसा नहीं, मेरे सामने तो कोई किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया गया। पता नहीं अब ये है, बात ये है कि जब 3 साल के बाद आप किसी को किसी की बेस में निकाल दें और उसके काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन थी, सीजी साहब की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आई हैं, जो लोगों की कंप्लेन करते रहे हैं लोग सीजी साहब के आके, उसकी काफ़ी और सबसे बड़ी कंप्लेन ये थी कि जर्मनी से जब वो आई थी, जर्मनी से आई है और वहाँ पे किसी से उसने पैसे लिए होते जहाँ पे रहती है, उसने उससे पैसे लेके यहाँ आ गई है, नोट 9 लिया, काफ़ी कुछ। और वो जो लड़का था उस लड़के ने स्पेशल कंप्लेन की थी सीजी साहब को पोर्टल पे, और पोर्टल पे कंप्लेन की है। उस कंप्लेन पे सीजी साहब ने एक्शन लेने की बजाय पूछा गया और उस पर भी उसने काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह, मतलब कि सीजी साहब ने इस बात पे भी माफ़ कर दिया कि एक पाकिस्तानी होने के नाते कि एक गैर मुल्की कंप्लेन कर रहा है, उसके नाते भी सीजी साहब ने उसको माफ़ किया कि ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी एप्लीकेंट की कंप्लेनें, बहुत ज़्यादा कंप्लेनें आनी। अब मुझे हैरानी नहीं, अगर किसी को किसी बात, अगर आपको किसी किस्म का मसला था तो आप उस टाइम क्यों नहीं बताते? 3 साल के बाद जब बंदे को निकाल दो, उस टाइम सारी बातें याद आती हैं कि ये हम मेरे साथ ये हो गया मेरे साथ। अब मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई किसी किस्म का कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। कौंसलेट का अदारा है, हम कौंसिल के अदारे की कदर करते हैं और कदर करते रहेंगे। अगर हम चले भी जाते हैं लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कौंसलेट, अगर किसी ने कर यहाँ से चले गए हैं और बाद में हम ये कहें कि हमें कौंसलेट से ये मसला था। अगर आपको मसला तो जब आप उधर रह रहे हैं उस टाइम क्यों नहीं बताते आप? जब आपको किसी वजह से निकाल दिया और आपको उन वजहों का पता भी हो कि मुझे इस वजह से निकाल दिया गया, उसके बाद आप करप्शन की बातें करें, उसके बाद आप कहें कि मुझे फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जगह पे करप्शन हो रही है, फ़लाँ जगह। जब आप उधर रह रहे थे तो उस टाइम क्यों नहीं आपको याद आया? जब आपकी करतूतों की वजह से आपको निकाला गया, उसके बाद आपको सारा कुछ याद आ जाता है। ये बात है जी। हम उसके ऊपर तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई है कि निकालने में आपका तो कोई किरदार नहीं, मेरा कोई किरदार नहीं है उसमें। इस वक्त हमारे साथ तज़ीम साहिबा हैं कि जो यहाँ पर बाकी खैर अमूर तो संभालती हैं, लेकिन मैयतों के हवाले से भी चूँकि उस इंटरव्यू में सवाल उठाया गया था, तो हम इनसे ये पूछेंगे कि मैयतों के बारे में क्या सूरत हाल है, क्या उन्होंने जो कैफियत बयान की है क्या उसी तरह से है कि जैसे वो कहते हैं कि इसके ऊपर सियासतबाजी जो है वो की गई है या सियासत हो रही है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे तज़ीम? लेकिन ये सबसे पहले ये तो हर जगह पे बहुत वेल फेमस है कि स्पेन एक वाहिद कंट्री है जिसने कोविड-19 की बॉडीज़ को रिपैट्रिएट किया। बाकी यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको वहीं पे लोकली तदफीन किया गया कोविड की बॉडीज़ को। तो स्पेन वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे कौंसल जनरल और उनके अमले की जो है जॉइंट एफर्ट्स के बाद जो है कोविड-19 की बॉडीज़ को हमने रिपैट्रिएट किया। मुझे कोविड-1 जब था, जो फर्स्ट फेज़ था कोविड का, तो सबसे पहले जो कोविड को बॉडीज़ रिपैट्रिएट की गई थी वो कार्गो के रूट से की गई थी। वो मल्टीपल मीटिंग्स की गई थी सीजी साहब ने, जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हैं, तो तकरीबन 1 से 1.5 माह का हमें अरसा लगा था। तब तो कोविड का जो नॉन कोविड बॉडीज़ थी वो भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनली तमाम बॉर्डर्स जो बंद थे। तो इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। इसके अलावा अभी सीजी साहब के आने के बाद जो कौंसलेट की हिस्ट्री में मैं समझती हूँ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कौंसलेट ने अपने आप को जस्ट NOC इशू करने तक लिमिट नहीं किया हुआ, बल्कि इसके अलावा जो लोकल सानिदात की अथॉरिटीज़ हैं जो बार्सिलोना की, इसके अलावा फेडरल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम उनके साथ मीटिंग्स में इन कॉन्टैक्ट हैं। फ्यूनरल एजेंसीज़ के साथ हम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होते हैं। और जो भी डेथ केसेस आते हैं हम जस्ट फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन तक नहीं रहते, बल्कि जो ऐसे कई लोग हैं जिनकी फैमिलीज पीछे बैक होम पाकिस्तान होती हैं, हम उनके साथ भी इन टच रहते हैं। उनको पूछते हैं कि उनकी क्या राय है कि आया बॉडी यहाँ पे तदफीन की जाए या फिर उसको पाकिस्तान रिपैट्रिएट की जाए। और ऐसा भी होता है कि जो लोग यहाँ पे अकेले रह रहे होते हैं उनकी इतनी वो इकोनॉमिकली उनकी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि रिपैट्रिएशन में पहले जब PI था 3000 की बिलिंग होती थी, अब 5000 और कार्गो में 7000 यूरोस तक हमने पर बॉडी पे किया है। तो ऐसे केसेस में कौंसलेट ने पूरा भी कंट्रीब्यूट किया है, सिर्फ इसलिए कि जो पीछे उनके जो प्यारे हैं, जो अपने प्यारी की मैयत की इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कोई दुख या रंज ना हो। और उनको एक दफ़ा भी इस बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाता कि आपने ये पे करना है तो बॉडी आप तक पहुँचेगी। अच्छा, इसमें कुछ ये भी शिकायत आई हैं कि फ़नकात को आपने या जो यहाँ पे तदफीन के अदारे हैं उनको मेल करके जो है उनको
कोई गुमराह किया है जो पहले से ऑलरेडी तदफीन कमेटी काम कर रही थी? नहीं जी, गुमराह नहीं। एक केस कोविड-19 में कैसा हुआ था जिसमें वो अकेले यहाँ पे रहते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनकी फैमिली, उनके बच्चे पाकिस्तान में थे, तो डिफरेंट फ्रेंड्स थे, हर कोई अप्रोच करने की कोशिश करता था। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक फ्रेंड ने ये स्टेटमेंट दी कि बॉडी पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो भी कोविड-19 का केस था, उनकी कोविड से डेथ हुई थी। दूसरे फ्रेंड ने ये क्या कहा कि बॉडी जाएगी, मतलब कि एक डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट आ गया ना, तो उसकी वजह से बॉडी प्रॉपर्ली फ्रीज नहीं की गई थी। जब केस हमारे तक पहुंचा तो हमने जब रिक्वेस्ट और मीटिंग्स जब मांगना शुरू की तो वो था कि 3 दिन का जहाँ का कानून है बार्सिलोना में सानिदाद की तरफ से, 3 दिन अगर ऊपर हो जाते हैं और बॉडी फ्रीज और एम्बाम नहीं हुई तो बॉडी रिपैट्रिएट नहीं हो सकती। तो उसको जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए हमने फुनेकात क्या डिफरेंट हमने बताया कि जो एक ट्रायंगल है कॉन्सुलेट का और फैमिली का, वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन अपने आप को क्लेम करता है कि मैं फ्रेंड हूँ या मैं फैमिली हूँ, तो प्लीज़ वेरीफाई करें फैमिली से कि वाकई ये फ्रेंड या फैमिली है कि नहीं, उसकी स्टेटमेंट लेने से पहले। मैयतों के हवाले से ये भी है कि चूँकि अब मुझे ये मालूम हुआ कि कौंसलर खुद ही सारा कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं बॉडी को पाकिस्तान भिजवाने में, लेकिन जो दीगर तदफीन कमेटियाँ यहाँ से पहले ऑलरेडी काम कर रही हैं, क्या आप उनके मामलात के अंदर भी मुदाखलत करते हैं या वो अपने काम में आज़ाद हैं? नहीं, मुदाखलत की बात नहीं, ये सारा काम म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ होता है। अब जैसे आपको पता है कि मिनहाजुल कुरान की अपनी तदफीन कमेटी है, फैज़ान मदीना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक न्यू बॉडी फॉर्म दी गई है जिसको शफीक यानी साहब लीड कर रहे हैं, जस्ट रिपैट्रिएशन पे जो वो लोग काम करेंगे। और हम ऐसी तमाम बॉडीज़ को वेलकम करते हैं। कौंसल जनरल ने वेलकम किया है कि जो भी कॉन्सुलेट के साथ मिल के कोऑपरेट करके, क्योंकि मेन मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी हैं उनको ईज़ किया जाए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो तदफीन का जो एक पाकीज़ा मामला है, जो एक मैयत का सबसे पहला हक होता है हम जिंदों पे कि उसका जनाजा अदा किया जाए, इसकी तदफीन की जाए, तो प्लीज़ ऐसे पाकीज़ा इशू को मुतनाज़ा ना किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट की इंचार्ज हैं वो ज़रीन हमारे साथ हैं। तो ज़रीन, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपका यहाँ फंक्शन क्या होता है, किस किस्म की आप असिस्टेंट जो है वो करती हैं फाइनेंस के ज़रिए में? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर के साथ एज एन असिस्टेंट काम कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे। हमारे पास डेली 2 से 3 ऐसे एप्लीकेंट्स ज़रूर आते हैं जो अपने पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन की फ़ीस खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास डेली इस तरह के एप्लीकेंट्स आते हैं, तो हम उनको बाइज़्ज़त तरीके से अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अभी तक कोविड के दिनों में बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि जिनमें लोगों की, आपको भी पता है कि जॉब्स चली गई, यहाँ पे रहना अब उनके लिए मुश्किल हो गया था, तो वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। हमने ऐसे केसेस को टिकट्स प्रोवाइड किए हैं, खुद परचेज करके दी हैं, ताकि वो पाकिस्तान जाके दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। 2018 से पहले इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इन 3 सालों में हमने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया है कि जो भी एप्लीकेंट हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, किसी भी किस्म की हेल्प के लिए आए, हम बहुत बेहतर तरीके से उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक इस मद में तकरीबन 40,000 यूरो से ज़्यादा की अमाउंट हम खर्च कर चुके हैं, जिसमें ख़ासतौर पे कोविड के दिनों में हमने लोगों को मेडिसिन तक प्रोवाइड की। अगर कोई एप्लीकेंट खुद नहीं आ सकता था तो हमने उनके घर के करीबी फार्मेसी को कांटेक्ट करके उनके घर पे मेडिसिन हमने पहुंचाई हैं। उसके अलावा लोगों को टिकट्स प्रोवाइड की गई हैं। डेली जो एप्लीकेंट्स आते हैं उनमें से अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट करे तो हम उनको बहुत सी एक सिंपल सी एप्लीकेशन के बाद पासपोर्ट की फ़ीस कौंसलेट पे कर देती है, डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशन की फ़ीस कौंसलेट पे कर देती है। कैंसर पेशेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी क्रोनिक इलनेसेस हैं जिनकी वजह से लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, यहाँ पे रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनकी जिस हद तक हो सकता है कानून के दायरे में रहते हुए हम उनकी असिस्टेंस करते हैं। कोई रफली फिगर बता सकती है कि आपने कितने लोगों को जो है वो? रफली हमारे पास इस वक्त मेरे ख्याल में 200 से 250 के दरमियान ये एक फिगर है जिसमें हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुके हैं। कैंसर पेशेंट से अकेले 20 लोगों से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी हम रिपैट्रिएशन भी कर चुके हैं, या किसी को पाकिस्तान जाने के लिए हम टिकट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। रिपैट्रिएशन अगर डेड बॉडीज़ की आप देखें तो 80,000 एक अमाउंट तकरीबन है, अप्रॉक्सीमेट 80,000 यूरोज़, जो कि हम मैयतों की तकसील के ऊपर अभी तक एक्सपेंड कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। हमने चूँकि तदफीन जो बार्सिलोना का एक वाक़या हुआ था, जो आतिशज़दगी का हुआ था, उस ज़माने में बहुत सी शिकायतें आपके हवाले से आई थी कि आपने उन लोगों को बहुत जो है वो गलत तरीके से जो है वो ट्रीट किया था। वो क्या था असल किस्सा, उसका बताइए थोड़ा सा। नहीं सर, एक्चुअली उस केस को भी मैं सच नहीं देख रही थी। तदफीन कमेटी में जो मेन लीड कर रही थी वो ताज़ीम ही कर रही थी। उस दिन वो 4:30 के करीब आए थे और उनसे सिर्फ ये कहा गया था, चूँकि हमें मेरिट से भी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जो कुछ भी जाएगा वो अप्रूवल के बाद जाएगा कौंसल जनरल, और उसके बाद
उनके जो दानिश साहब हैं उनके अप्रूवल के बाद, क्योंकि सीजी साहब उस वक्त बीमार थे तो दानिश साहब भी जो हैं वो भी साथ हमारे इन कांटेक्ट में थे। बस सिर्फ उनको ये कहा गया कि लेटर जो है वो आप चूंकि डायरेक्ट इन कांटेक्ट हैं दानिश साहब के साथ और ताज़ीम के साथ, तो उनसे टेलीफोन पे ले लें, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो उसके बाद वो दोनों लड़के थोड़े हाइपर हो गए थे, जाहिर बात है उनके घर में डेथ हुई हुई थी। वाकई में हो सकता है कि वो काफ़ी परेशान हो, लेकिन वो बद्दुआएं दे के नीचे उतर के चले गए। मेरा एक सिंपल उनको ये बात थी कि या आप दानिश साहब से रब्ता करें या आप ताज़ीम से टेलीफोन पर रब्ता करें। मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम मौजूद नहीं था जो मैं उनको प्रोवाइड कर सकती। अच्छा, आपने जब ये प्रोग्राम होते हैं तो ये इनविटेशन जो सहाफ़ियों को दिए जाते हैं, जी जी सर, तो आप देती हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें सिवाय मेरे आप सबको देती हैं, लेकिन एक सहाफ़ी का ये क्लेम है कि वो जो है यहाँ पर बैन है, कि कोई ऐसी कैफियत है? कोई नहीं सर, ऐसी कोई भी सहाफ़ी यहाँ बैन नहीं है। कुछ सहाफ़ियों को एक्चुअली स्पेशल इन्विटेशन दिए जाते हैं क्योंकि वो आना नहीं चाह रहे होते, तो फिर सर कहते हैं कि आप उनको कॉल कर लें। मैंने अक्सर जिन सहाफ़ी का आप जिक्र कर रहे हैं उनको, हाँ जी, उनको मैंने कॉल भी किया हुआ है। एक दो बार उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में है, वरना वो ज़रूर आते, और वो हमारे कॉन्सुलेट में अक्सर तशरीफ़ लाए हुए होते हैं, किसी के अटेस्टेशन के लिए वो आए हुए होते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मेरे पे दरवाजे बंद हैं। नहीं सर, उनको अभी मेरे ख्याल है 2020 के लास्ट की बात है, वो किसी के अटेस्टेशन के लिए आए हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बैन नहीं है। मोहतरम, चूँकि यहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी आते हैं कि जो तालीम हासिल करने के लिए और दौरान तालीम उनको इंटर्नशिप पे भी काम करना पड़ता है, तो इस हवाले से हमारे सामने दो ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो इंटर्नशिप पे काम यहाँ पर कर रहे हैं इस कॉन्सुलेट के अंदर। उनमें मरियम है। मरियम, मुझे आप बताएं कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या ये फ़ील किया कि ये जो है बिल्कुल रवायती और टिपिकल किस्म का सरकारी इदारा है जैसे कि पाकिस्तान में तस्वुर पाया जाता है? जी, मुझे 2 इयर्स हो गए कॉन्सुलेट से लिंक। पहले मैंने 2019 में इंटर्नशिप की थी 1 मंथ के लिए। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था और उसके लिए इंटर्नशिप ज़रूरी थी। 180 आवर्स मुझे कंप्लीट करने थे। तो मैंने इधर आके सीजी सर से बात की, उन्होंने वेलकम किया, सर इमरान ने, और मुझे तो ये ऑफ़िस बहुत ही वेलकमिंग, सबका एक फैमिली की तरह एक माहौल है। और जब भी किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, सबकी ये कोशिश होती है कि इस एप्लीकेंट की सब मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप यहाँ किस शोबे में काम कर रही हैं? मैं इधर हेल्प डेस्क में कर रही हूँ। हेल्प डेस्क? जी, मैं इधर इंटर्नशिप कर रही हूँ, और मुझे हमेशा से ऑफिस बहुत ही वेलकमिंग, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सब एप्लीकेशन। लेकिन लोगों का क्या रवैया होता है आपके साथ? लोगों का कुछ तो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं कभी रूड हो जाते हैं, जबकि हम उनको बहुत ही अच्छे से डील कर रहे होते हैं, पर वो खुद रूड हो जाते हैं। कि आप भी यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम करने के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर ग्रेजुएट मीडिया इन्फॉर्मेटिका पढ़ रहा हूँ और पाकिस्तान से आया अभी मुझे थोड़ा ही अर्सा ही हुआ है। तो मेरी जो डिग्री थी उसके लिए उसमें ज़रूरी था कि मुझे कुछ घंटे थे वो किसी भी कंपनी में पूरे करने थे डिग्री लेने के लिए। तो अभी मेरा फाइनल ईयर है, तो सर ने मुझे बताया कि चूँकि आपका ज़ुबान का मसला है, स्पेनिश इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो आप अपने कौंसलेट से अगर आप रिक्वेस्ट करें और अगर वो आपको रख लेते हैं तो आपका मसला हल हो सकता है। यानी कि बज़ाहिर इसके अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था कहीं पे इंटर्नशिप करने के लिए। तो वो मैं सर से रिक्वेस्ट की, उन्हें अपना सारा मसला बताया, तो सर ने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप दे दी, जिसके लिए मैं उनको शुक्रगुजार भी हूँ। मतलब इस वक्त हमारे पास जो है वो हेल्प डेस्क के साथी हैं कि जो नीचे लोगों की मदद करते हैं, ख़ासतौर पे फॉर्म पुर करने हो, एप्लीकेशन लिखनी हो, आईडी कार्ड के फॉर्म हो या पासपोर्ट के फॉर्म हो या किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, उसमें ये मदद करते हैं। हमारे साथ यासिर साहब हैं, इरम साहिबा हैं और रज़िया साहिबा हैं। मैं आप तीनों से एक कॉमन सवाल करना चाहूँगा और अलग-अलग उसका जवाब दीजिएगा कि पास लोगों को, और ये उस इंटरव्यू में भी शिकायत आई है कि आप लोग जब पैसे लेते हैं वो उसके जो भी होता है आपका मुआवजा, और उसमें आप पैसे वापस नहीं करते, क्या कोई ऐसी कैफियत है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर हूँ और रिसेप्शन में काम करता हूँ और हेल्प डेस्क का इंचार्ज हूँ। और बेसिकली हमारा बेसिक फंक्शंस हैं कि हम लोगों को हेल्प करें। जिन लोगों को फॉर्म्स वगैरह फ़िल करना नहीं आता, उनके लिए हम स्पेशली बैठे हुए हेल्प करने। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे को फॉर्म फिल करना आता है या एप्लीकेशन लिखना आता है, ही इज़ मतलब वहाँ पे हमने फॉर्म्स भी रखे हुए हैं, ही इज़ वेलकम देयर एंड वो फॉर्म ख़ुद फिल कर सकते हैं और नीचे जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। जिन लोगों को फॉर्म्स वगैरह नहीं फिल करना आता, उनके लिए हम स्पेशली
वहाँ पे 7 मेंबर्स ऑफ द हेल्प डेस्क टीम हैं जो कि ये काम करते हैं और फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, ई वीज़ास अप्लाई करते हैं और आईडी कार्ड्स अप्लाई करते हैं टू हेल्प देम। और ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो कि हम अप्लीकेंट से एक्स्ट्रा पैसे लें और जो भी फेक जो न्यूज़ है ये। जी मेरा नाम इरम है और हेल्प डेस्क में ऑलमोस्ट मुझे 8-9 महीने हो गए यहाँ पे। और हेल्प डेस्क में जब लोग सेकंड फ्लोर पे आते हैं, ज़ाहिर है हेल्प डेस्क एक फ़िल्टर है सेकंड फ्लोर पे जहाँ से फाइल्स रेडी हो के फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं। उसकी वजह से हेल्प डेस्क की वजह से काउंटर 1 पे जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उस पर लोड कम हो जाता है। तो गेट पे यासिर होते हैं, जैसे ही लोग आते हैं 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, तो उनको सेकंड फ्लोर पे भेजा जाता है। और सेकंड फ्लोर पे जब एक एप्लीकेंट आता है तो मेरे पास एक प्रॉपर कॉन्सेंट फॉर्म है जिसके ऊपर हर एक चीज़ मेंशन की गई है कि मिनिमल फ़ी है, आपने वो पे करके, आप बाउंड नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अगर क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों में, तो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप हमसे ये करवाएंगे और उसके ये चार्जेस आपको पे करने होंगे और उस पर बाकायदा साइन लिए जाते हैं। उसके बाद फिर उनको वो सर्विसेज दी जाती हैं। जो मेन ज़्यादा हैं वो आईडी कार्ड्स और ई वीज़ाज़ हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन वर्क होता है वेबसाइट्स पे, तो लोग इतना खुद नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर वो आते हैं और वो अपनी बारी पे अपना काम करवाते हैं। ओवर चार्जिंग नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको बाकायदा तौर पे सर्विस से पहले बताया जाता है कि आपका ये कॉन्सेंट फॉर्म है, आपके ये सर्विस चार्जेस हैं, अगर आप एग्री करते हैं तो आप साइन करें, फिर हम सर्विस स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया है और मैं हेल्प डेस्क में अपने साथियों के साथ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के लिए हम लोग खड़े हैं। और जहाँ तक बात ये रही कि हम लोग चेंज का मामला, ये बहुत छोटे मामलात हैं और चेंज हम ना तो ओवर चार्जिंग होती है और ना ही कोई चेंज के ऐसे मामलात हैं, बिकॉज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चेंज ऑलरेडी इतना मौजूद होता है कि किसी को भी चेंज का कह के कोई भी चेंज रखा नहीं जाता है। और ये हेल्प डेस्क पर तो बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज़ हम लोग हमारी कोशिश, हमारी प्रायोरिटी, चूँकि हमें हमारे सीजी साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं, हम ह्यूमैनिटी बेसिस पर हैं, यहाँ पर हम लोगों की मदद के लिए हैं। और जहाँ तक हम अपनी पॉसिबल कैपेसिटी के अंदर लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, सम टाइम तो ऐसे भी होता है कि लोग पैसे पे नहीं कर पाते हैं, तो हम अपनी जो हेड हैं आमना, उनके पास भेजते हैं, वो अपनी पर्सनल में से निकाल के लोगों को अकोमोडेट करती हैं। सिर्फ आमना ही नहीं बल्कि इनफैक्ट हम लोगों में से भी अगर हम समझते हैं कि कोई डिज़र्विंग है और PCW की प्रोसेस में इतना लंबा ना जाए, हम लोग अपनी जेब से उन्हें पैसे दे के उन्हें वहीं पर अकोमोडेट कर देते हैं। मिसबिहेव के बारे में आपका क्या तजर्बा है या आप क्या बयान करना चाहती हैं? 80-90% लोग तो अच्छे होते हैं। अच्छा। बस ज़्यादा ये है कि लोगों में पेशेंस नहीं है, अपनी बारी का वेट नहीं करते, या फिर अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो चाहते हैं कि बस आउट ऑफ द वे जाके हमें हेल्प भी की जाए, सेम डे पे हमारी मदद की जाए और हमें वेट भी ना करना पड़े। तो उसमें थोड़ा वो होता है कि वो थोड़ा फ्लेयर अप हो जाते हैं। बट ये है कि मेजॉरिटी बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट भी करते हैं, वो अपनी बारी का वेट करते हैं। तो सर, आपके हेल्प डेस्क से बाकायदा इनकम होती है और उसके बारे में भी ये तासुर दिया गया है कि कुछ परसेंटेज जो है वो कौंसलेट या कौंसल जनरल साहब रखते हैं, क्या इसके बारे में भी कुछ सदाकत है या नहीं? नहीं, इस बारे में तो ये बिल्कुल भी बात गलत है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट वी आर अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 7 मेंबर्स। तो हमारी एक वो हेल्प डेस्क के जो मिनिमल फ़ी है उसमें एट द एंड ऑफ द डे इस तरह से होता है कि हम लोग 7 लोगों के शेयर्स होते हैं डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से। बल्कि कॉन्सलेट ने हमें एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है कि वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं। सो कोविड के दिनों में कॉन्सलेट ने अपनी तरफ से हमें पे किया, क्योंकि उन दिनों तो काम इस तरह नहीं था, तो कॉन्सलेट ने अपनी तरफ से हमें टिकट्स प्रोवाइड किए हैं, तो कॉन्सलेट का उसमें कोई लेना नहीं है। सो इट्स टोटली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहतरम, प्रोग्राम आपके सामने है, यहाँ के कौंसलेट के स्टाफ ने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर कोई और साहब भी आकर यहाँ पर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी तैयार होंगे। ये कोई स्पेशल प्रोग्राम मेरे लिए नहीं किया गया था, बल्कि अपना मौक़िफ़ जो है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि उसके बारे में बहुत ही जो है वो नेगेटिव ख़बरें फैलाने की कोशिश की गई है। तो मेरा ख्याल है कि इस जो है आज की नशिस्त जो है इस स्टाफ के साथ, उसके बाद मेरा ख्याल है कि काफ़ी मामला जो है वो नितर कर सामने आ जाएंगे और लोगों को जो है वो हकीकत के दरमियान जो है वो फैसला करना जो है वो आसान हो जाएगा।
और मैं ये अपने प्लेटफार्म से मदीहा यूनुस साहिबा को भी दावत दे रहा हूँ कि अगर वो अपना इंटरव्यू मेरे प्लेटफार्म पर आकर देना चाहें तो उसके लिए भी मेरी तरफ से उनको ओपन ऑफ़र है। ये कोई वन साइडेड मामला नहीं है। अगर वो आकर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहें और मेरे सवालात के जवाब देना चाहें तो मेरा प्लेटफार्म उनके लिए हाज़िर है। वो मुझसे किसी भी मौके पर रब्ता कर सकती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, फ़ैसला आपने करना है। आपके सामने दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है, एक दूसरे प्लेटफार्म पर उनका इंटरव्यू था और इस तरफ जो है स्टाफ का इंटरव्यू था। फ़ैसला आपके हाथ में है और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतर फ़ैसला करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।